फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सीबीएसई का साइंस का हम लोग देखेंगे। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 2020 का देखेंगे कि क्या क्या सेट 1 में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला गया है हम लोग का कि बोला जा रहा है कि एक एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ऐसा कोई एक नाम बताओ कि एसाइक्लिक जो होता है, एसाइक्लिक मतलब कि जो साइक्लिक ना हो। ठीक है, साइक्लिक किसे बोलते हैं? जैसे इस तरीक़े का साइक्लिक होता है, या फिर जैसे बेंजीन रिंग पढ़े हैं, तो ये सब क्या होता है? साइक्लिक होता है। ऊपर से बोला गया है कि अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये सबको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक, इसे बोलते हैं हम लोग साइक्लिक। और जो एसाइक्लिक बोला जा रहा है, इसका मतलब कि जो साइक्लिक ना हो, जो कि खुला चेन, ओपन चेन हो। ठीक है, जैसे कि इस तरीका का ओपन चेन है। ऊपर से बोल रहा है कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो इस चेन में। तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं एसाइक्लिक में, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन का दिया है। ब्यूटेन मतलब कि हमारा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग डबल बॉन्ड दे दिए तो ये ब्यूटीन हो चुका है। फिर इसी तरीक़े का हम लोग का यहाँ पे बताया गया है, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ कोयल इज़ द कॉज ऑफ इंड्यूस करेंट इन इट, नेम द अंडरलाइंग फेनोमेना। तो यहाँ पे इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं कोयल्स में, तो वहाँ पे एक करेंट जो है वो इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ग्रोइंग साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न for all the people. The rate of birth and death in given population will determine its size. Reproduction is the process by which organisms increase their population. The process of sexual maturation and reproduction is gradually and take place while general body growth is still going on. Some disagree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual acts or for having the bringing up children. Various contraceptive devices are being used for human being to control the size of population. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा यहाँ पे हम लोग जो पॉपुलेशन को हम लोग बढ़ते जा रहा है, जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बर्थ रेट से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो रिप्रोडक्शन के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हम लोग का इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया गया है, इसमें बोला गया है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ में क्या होता है, जो ग्रोथ हो रहा है, जब वो मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ हम लोगों का क्या बोल रहा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन का कुछ हम लोगों को एग्जाम साइन बताना, सिम्टम्स बताना। जैसे कि हम लोग का प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है, अंडर आर्म का हेयर ग्रोथ होता है, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ डेवलप्ड होता है। तो ये सब हम लोग का एक क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन का हम लोग का सिम्टम्स है। या फिर हम लोग देखते हैं कि जो एक्ने वगैरह जो डेवलप्ड होता है, तो ये भी जो है हमारे सेक्सुअल मैच्योरेशन का सिम्टम्स है। फिर यहाँ पे जैसे कि रिज़ल्ट, जैसे कि हम लोग देख रहे कि अगर फीमेल फोर्टिसाइड का, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड में अगर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, तो इसका रिज़ल्ट यही निकलेगा कि फ़ीमेल का जो पॉपुलेशन में क्या हो जा रहा है, जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और मेल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट यही है, इसलिए फीमेल जो रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड को, इसको रोक भी लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी। तो बोल रहा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है जो कि जो हार्मोनल बैलेंस होता है बॉडी का, उसे चेंज करता है। तो जैसे कि हम लोग अगर कोई ऑरल पिल्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए कि हाँ बेबी ना हो, तो इस वजह से हम लोग का क्या होता है
कि जो एग रिलीज़ होता है ओवुलेशन होने में इसको रोक देता है, ठीक है। तो एग रिलीज़ होने में रोक देता है, ओवुलेट होने नहीं देता, ओवुलेशन होने नहीं देगा, एग को रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये जो मेडिसिन है इसलिए क्योंकि हम लोग का बॉडी में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो बढ़ता है तो हमारा एग रिलीज़ होने लगता है, उस वक्त रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस हार्मोनल लेवल को बढ़ने नहीं दिया जाता, इस वजह से एग जो है रिलीज़ नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 फैक्टर बताइए जिसके कारण हम लोग अपना पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना साइज़ है हमारा पॉपुलेशन का। तो एक हम लोग बर्थ रेट से पता कर सकते हैं कि कितना सारा बच्चा जो है हम लोग का पर ईयर जन्म ले रहे हैं, और एक डेथ रेट से भी कि कितना इंसान जो है वो हमारा एक ईयर में डेथ कर गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज़ द मेथड, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट। ह्यूमन बॉडी जो हमारा बना हुआ है उसमें से 5 कंपोनेंट है जो कि जिसमें कि वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है, फूड भी जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और पोर्टेबल वाटर आर इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हर इंसान के लिए जो वाटर है वो तो हमारा इम्पॉर्टेंट है ही। फूड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो भी फूड हम लोग का ऑब्टेन आता है, फूड आता है, खाना भोजन, वो कहाँ से हम लोग को मिलता है, एक तो एग्रीकल्चर के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो मतलब जो एग्रीकल्चर जो खेती करता है उन लोग क्या करता है कि जो भी फसल को उगाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करता है, ठीक है, कि ज़्यादा मात्रा में हम लोग का फसल उगेगा, इसके लिए पेस्टिसाइड यूज़ कर लेता है। तो ये जो प्लांट जो रहता है वो क्या करता है, पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से और वाटर के साथ, और वो वाटर और मिनरल्स के साथ वो जो सॉइल है सॉइल के साथ वो प्लांट्स में चल जाता है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि यही सब अगर हम लोग मतलब या फिर जो भी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर हम लोग इंसान कोई भी अगर लेते हैं तो वो क्या करता है, हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। और ये केमिकल जो रहता है ये नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये हमारा बॉडी में क्या होता है वो ऐसा नहीं कि वो हार्म नहीं करेगा, वो डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि बोल सकते हैं कि नेचुरली वो गल नहीं सकता है। उसके लिए हम लोग को वो क्या होता है, अगर नेचुरली गलेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, वो एक्यूमुलेट होगा, जमा होते रहेगा। और यही चीज़ जमा होगा तो हम लोग का ट्रॉफिक लेवल में, जब हम लोग मान लीजिए एक ट्रॉपिक लेवल में अगर जैसे कि कोई प्लांट्स है उसको कोई एनिमल खाया और उसका बॉडी में भी वो चीज़ रहा, फिर हम लोग खाएंगे उसका भी हम लोगों के बॉडी में आ जाएगा। तो ये सब क्या चीज़ रहता है कि ये जो है ये एक तरीक़ा से हम लोगों के लिए क्या हार्मफुल होगा। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ पे और माइंड पे एंड बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया क्यों मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड का हम लोग ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग में देखा जा रहा है, क्यों। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड को जो है एक्सट्रीमली यूज़ कर रहे हैं अच्छा फसल उगाने के लिए, और ये चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, वही क्रॉप को हम लोग कंज्यूम कर ले रहे, खा जा रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड डायरेक्ट हमारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, और वो भी क्या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा बॉडी में चल जा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ये चीज़ फाउंड हो रहा, मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ बोला गया, गिव वन मेथड विच could be applied to reduce our intake of pesticide through food टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे बोला एक मेथड बताइए जिसको हम लोग, इसको जो खाने के लिए हम लोग, मतलब ये जो पेस्टिसाइड जो है इसमें तो रहेगा ही, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग घटा तो नहीं सकते क्योंकि उसमें इंसान फसल उगाने के लिए वो तो डाल ही रहा है। तो हम लोगों को कुछ तो मेथड यूज़ करना होगा जिसके कारण वो हमारा बॉडी में कम जाए कम से कम। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो भी खाना खाएंगे उसको हम लोग को अच्छी तरीक़े से वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद वो जो पेस्टिसाइड का लेयर
रहेगा ऊपर में उसको अच्छा से धो लेना है, ताकि कोई भी फ्रूट, जब भी कोई फ्रूट खा रहे हो उसको अच्छा से, उसका लेयर को अच्छे से हम लोग धो के वॉश कर लेना है। अगर कोई फूड खा रहे उसको भी हम लोग को प्रॉपरली वॉश करना है। तो क्या होगा कि खाने से पहले अगर हम लोग वॉश करते हैं तो वो कम मात्रा में हमारा बॉडी में या फिर ना के बराबर भी जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग को खाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, फ्रूट रहा है, फल रहा है, कुछ भी खाने का रहा है, हम लोग को मार्केट से लाते हैं तो उसे हम लोग को धो के ही खाना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेरियस स्टेप इन फूड चेन। तो हम लोग का फूड चेन में क्या होता है, अलग अलग जो है स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फूड चेन में अलग अलग स्टेप को हम लोग को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को हम लोग का फूड चेन में बताया जाता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से हायर कंज्यूमर में जाते हैं। तो इस तरीक़े से जो प्रोड्यूसर जो हुआ हम लोग का प्लांट हुआ, उसको खाने वाला को हम लोग कंज्यूमर बोल रहे हैं। तो इस तरीक़े से फिर डिकम्पोज़र आता है। डिकम्पोज़र वो होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डिकम्पोज़र। तो डिकम्पोज़र वो क्या था, जैसे कि कोई भी जैसे कि कोई भी प्लांट्स है या फिर सब्जी को हम लोग फेंक देते हैं, तो इसको जो गलाने का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज़र, जो कि छोटा छोटा माइक्रोब्स होता है। तो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि विथ रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, तो मेन क्या है, इंसान क्या है जो हमारा फूड चेन में दिखाया गया हर एक ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो हम लोग इंसान किस में आता है, तो इंसान जो है वो कंज्यूमर में आता है, क्योंकि हम लोग प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्लांट्स को खाने वाला को कंज्यूमर बोलेंगे। या फिर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब कि हम लोग प्लांट्स तो है नहीं, हम लोग तो खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं प्लांट्स को, तो इसलिए कंज्यूमर है। ना ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ना ही हम लोग प्लांट्स है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है विग्रेसली विथ वाटर के साथ, वो जो है रिएक्ट करता है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, स्लैक्ट लाइम। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हम लोगों का जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या देता है, हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग एक तरीक़ा से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है। और ये हम लोग का एक तरीक़ा से हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होता है, जो कि एग्जांपल होता है हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब HS, जो H2S जो है, ये गैस जो अगर पास करते हैं हम लोग ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को ब्लू सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कॉपर सल्फेट मतलब Cu और सल्फेट हम लोग जानते हैं SO4 होता है। तो यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है हमारा, इसमें अगर पास करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस को, तो यहाँ पे हम लोग का ब्लैक कलर का PPT देता है, जो कि हम लोग का कॉपर सल्फेट रहता है, जो कि हमारा कॉपर सल्फेट रहता है, कॉपर प्लस कॉपर सल्फाइड रहता है। यही हम लोगों का क्या कलर का होता है, ब्लैक कलर का। क्या कलर का, तो याद रखिएगा, ये छोटा क्वेश्चन में भी देता है कि कॉपर सल्फाइड का कलर क्या होगा। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर हमारा ब्लू कलर होता है। तो ये सब चीज़ याद रखने वाला। तो इस रिएक्शन को बोला जा रहा है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑब्टेन होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो सल्फ़र है वो अपना जगह चेंज कर लिया, इसके साथ चल गया, और ये भी अपना जगह चेंज करके H2 जो है वो SO4 के साथ जाके जुड़ गया, और कॉपर जो हुआ सल्फ़र के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे 2 बार क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, जगह चेंज हुआ। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है ये।
फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। तो अगर बोल रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है हमारा एटॉम्स के साथ साथ हमारा आयंस भी चेंज होता है और इसमें हमारा प्रिसिपिटेशन भी होता है। इसमें सबसे पहले जो इनसॉल्युबल सॉल्ट रहता है ना, इसमें डबल डिकम्पोजिशन में सबसे पहले प्रिसिपिटेट होता है और हमारा जो है आयंस का चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा BC हो सकता है और हमारा एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस, तो ये भी हो सकता है। तो आई थिंक ये हमारा D ऑप्शन हो सकता है, या एक्सचेंज ऑफ एटॉम और या फिर प्रिसिपिटेशन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि ये जो है हमारा जो है B ऑप्शन ये करेक्ट है। B ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है कि सॉरी, यहाँ पे आयंस का चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला ही में जैसे देखें कि यहाँ पे आयंस का चेंज नहीं हुआ। आयंस मतलब कि जो चार्ज होता है ना 2+ या 2-, तो सिर्फ क्या आयंस का चेंज होता है, तो आयंस का तो चेंज नहीं होता। जो एटॉम्स है Na वो जाके चेंज हो जाता है, दूसरा के साथ NaOH के साथ जुड़ गया, जैसे यहाँ पे Na था या फिर कुछ अदर भी था, तो ये क्या होता है कि उसके साथ जाके चेंज हो, जैसे कि यहाँ पे XY है, यहाँ पे AB है, तो ये क्या होता है कि X A हो जाता है और BY हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एटॉम है ये चेंज होता है और ना कि इसका आयंस चेंज होता है। तो यहाँ पे ये गलत है, ये सही है क्योंकि एटॉम चेंज होता है। और यहाँ पे जब इस तरीक़ा से चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन हो रहा है। मतलब जैसे ये चीज़ हम लोग का रिएक्शन होता है डबल डिकम्पोजिशन, तो वहाँ से क्या होता है कि अलग तरह का मैटर जो है वो निकलता है और नीचे में जो है ट्यूब के अंदर में जम जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे प्रिसिपिटेशन हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया है कि ए में कि पहला तो एटॉम चेंज होता है, दूसरा जो है जब ये रिएक्शन होता है तो हमारा यहाँ पे प्रिसिपिटेशन जम जाता है। ये केस किस में है, सोडियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड में। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। फिर यहाँ पे बोला बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर है वो कौन सा है, तो बेकिंग सोडा का हम लोग जानते ही हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। और वॉशिंग सोडा कौन सा होता है, वो सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट आए तो वो वॉशिंग सोडा होता है। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एंड टार्टरिक एसिड होता है। फिर इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा होता है, हम लोग जानते हैं कि 2H2O रहता है कॉपर सल्फेट के साथ। फिर अब ये चीज़ किसका होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये भी हमारा टेक्स्ट बुक में है, इसका हमको बताइएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या ये ट्रू है सभी के लिए, तो यस, ये जो है हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितना भी रिफ्लेक्टिंग, ये नहीं कि प्लेन मिरर, मतलब पहला वाला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो है हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे कि एक इंसिडेंस लाइट आता है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ से एक नॉर्मल आता है, तो जितना इंसिडेंस एंगल बनता है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बनता है। तो ये सब हम लोग देखे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो ये जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस कनकेव मिरर में फोकस में रखते हैं और केप्ट विद इन द फोकस, ठीक है। और ये जो इमेज जो होता है वो लार्ज बनता है, मतलब फोकस और जो हमारा बीच का प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारा फोकस के बीच में, अगर हम लोग दोनों के बीच में अगर हम लोग ये रखते हैं, तो इस बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है,
जो मिरर है उसके पीछे बनता है। यहाँ तक मिरर है, ठीक है। हम लोग यहाँ मिरर लगाए, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ और एक रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से आया ये चीज़, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और एक आता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ये दोनों का इमेज जाके पीछे बनेगा। जब ये इमेज जो है पीछे बनता है, और ये इमेज कैसे बनता है, एक तो पहला तो है हम लोग का इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब कि बिल्कुल सीधा बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। ये रियल नहीं होता है, रियल नहीं होगा क्योंकि ये वर्चुअल बन रहा है। ये तो हम लोग मिरर के अंदर में, मतलब अंदर बोले, पीछे में हम लोग ये चीज़ को बता रहे हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सीधा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है कोई भी सर्किट में, तो उस टाइम क्या होता है, करंट क्या होता है, क्या वो चेंज होते रहता है या वो कम हो जाता है, या वो क्या बोलते चेंज नहीं करता है या इंक्रीज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगता है बहुत ज़्यादा करंट, जिसके कारण क्या होता है, डिवाइस जो है वो जल भी जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब दो बल्ब है और उसमें क्या है 100 वाट और 40 वाट के हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज़ में एक 100 वाट का है रेसिस्टेंट है और एक 40 वाट का है। तो अगर हम लोग इन दोनों को ही इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि द करंट जो है, करंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं 100 वाट के द्वारा, मतलब जिधर 100 वाट है इस तरफ 100 वाट है, तो इस तरह से करंट इधर से जा रहा है, वो भी 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे थे करंट थ्रू द 40, तो जो 40 वाला के पास कितना करंट जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि सीरीज़ में क्या होता है कि इसमें हमारा करंट जो है सेम रहता है, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल रहता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखने वाला है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसमें जब भी हमारा करंट आता है, ठीक है, करंट क्या होता है इसमें सेम रहता है। करंट क्या रहता है सीरीज़ में, सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल जो रहता है वो क्या होता है, पोटेंशियल यही जगह पूछता, तो पोटेंशियल क्या होता है वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पे अगर करंट पूछा कि 40 में कितना होगा, अगर 100 में 1 एम्पियर है तो 40 में भी क्या रहेगा, 1 एम्पियर ही रहेगा। तो इसलिए 1 एम्पियर है। फिर यहाँ पे बोल रहा है इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अगर कोई ये जो इनकम्प्लीट अगर कोल और पेट्रोलियम का होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम लोग इसको जलाते हैं, यहाँ पे कम्बशन मतलब जलाना बताया जा रहा है कि अगर हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग तो होगा नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा, CO2 का मात्रा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 अगर बढ़ता है तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और यहाँ ना कि रिड्यूस होगा। फिर यहाँ पे मशीन का एफिशिएंसी, इसमें मशीन का एफिशिएंसी को से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, तो पॉइजनस गैस तो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि CO2 है, तो यहाँ पे A और हमारा D ज़रूर होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 13 नंबर को यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 13 में 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसमें हम लोग को सही और गलत बताना है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टरीफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टरीफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि एक स्वीट स्मेलिंग को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों स्वीट स्मेलिंग जो है ये देता है, तो उसका कारण बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको बाद में बताना है कि ये सही है या गलत है या क्या है, ये एक नंबर सही है या दूसरा गलत है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे जैसे कि बताया गया है। अगर आपको दोनों ही करेक्ट लगेगा तो इसका मतलब A ऑप्शन। अगर आप लोगों को लगेगा कि दोनों करेक्ट है लेकिन क्या है कि जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो B होगा। और यहाँ पे A गलत और यहाँ पे A सही है पर B गलत। यहाँ पे जो असर्शन है वो सही है, गलत है पर रीज़न सही है।
तो इस तरीक़ा से आप लोगों को बताना है। जैसे कि यहाँ पे स्टेरिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, तो ये चीज़ तो सही बताया है। इसमें क्या होता है कि ईस्टर बनता है, ठीक है, स्टेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग देता है, तो यहाँ पे कारण बताया है कि व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बताया जा रहा है कि जब ईस्टर जो है वो रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब ईस्टर रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आ जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये रिएक्शन, ये जो है ईस्टर का, आप देखिएगा स्टेरिफिकेशन जो बुक में है उसके नीचे में ही ये जो है इसके बारे में भी बताया गया है। तो इससे ये थोड़ा भी इसका जो कारण है ये चीज़ ये नहीं बता रहा है, ये थोड़ा अलग बता रहा है। तो इसमें हम लोग बी इसीलिए लगाए हैं क्योंकि पहला वाला तो सही है, दूसरा भी वो ठीक बोला है, बट रीज़न जो है, रीज़न जिसके कारण हुआ है वो रीज़न तो ये करेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, करेक्ट रीज़न नहीं बताया है। करेक्ट रीज़न इसलिए है क्योंकि जब एसिड और अल्कोहल हमारा मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि ईस्टर देता है, तो इसी के कारण वो स्वीट स्मेलिंग आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ईस्टर बनता है और ये ईस्टर ही जो है एक स्मेल देता है। और जब हम लोग ईस्टर को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो अल्कोहल और सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जो कि असर्शन में ये जो ठीक बोला है पर करेक्ट जो है वो नहीं बताया है, ठीक है। तो बिकॉज ईस्टर स्मेल बिकॉज ऑफ इट्स वॉलेटाइल नेचर, तो ईस्टर इसी कारण महकता है क्योंकि उसका एक वॉलेटाइल नेचर रहता है। मतलब वॉलेटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि जो उड़ता है भाप बन के, तो उस वक्त ना एक स्मेल आता है, तो इसी को बोलते हैं वॉलेटाइल है या जो उड़ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि ये वॉलेटाइल है, इस वजह से वो स्मेल करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि रीजन जो है वो करेक्ट नहीं बताया है। असल में रीजन है कि ईस्टर बनता है तो स्मेल करता है, ना कि वो रिएक्ट होता है और कार्बोक्सिलिक देता है इसके कारण। तो ये सब जो है ये गलत है, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का ये पूरा डेफिनेशन दिया है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो यहाँ पे जब न्यूक्लियर फिजन हुआ तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज़ होगा ही, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, एनर्जी जो है ये जनरेट हो रहा है। और जो अमाउंट ऑफ यूरेनियम, क्योंकि न्यूक्लियर जब भी न्यूक्लियर हमारा एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन ये सब जो आता है, तो ये जो यूरेनियम जो रहता है यही क्या होता है, टूटता है, छोटा छोटा पार्ट में टूटता है, अलग अलग एटॉम का फॉर्म बनता है। और इस जब टूटता है तो बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि 10 मिलियंस टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस जब ये कंबशन ऑफ प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ एटॉम कार्बन फ्रॉम कोल। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है कि अगर हम लोग कोई कोल को जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं, उसका 10 मिलियंस टाइम ज़्यादा वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ द हैवी एटॉम सच है, जैसे कि यूरेनियम, इस पे जब बम्बार्डमेंट करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है, स्प्लिट होता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई एंड द मास डिफरेंस द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यही चीज़ हम बताएं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये यूरेनियम टूटता है छोटा छोटा लाइटर पार्ट्स में, यहाँ पे बताया गया है वो बड़ा पार्ट से छोटा छोटा अपार्ट होता है, मतलब अलग होता है छोटा छोटा लाइटर न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्म में अलग अलग न्यूक्लियाई में, तो इसमें एनर्जी बहुत रिलीज़ होता है। तो इसके कारण ये जो है करेक्ट यहाँ पे बताया गया, बहुत सही है ये। फिर इसी तरह यहाँ पे हम लोग ये जो है हम लोग दूसरा पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए।